आप सभी का अपने इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में बच्चों सेक्शन 21 हम करेंगे। सेक्शन 21 क्या है? ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। आइए, तो सेक्शन 21 का एक डायग्राम बनाएंगे और सेक्शन में बेयर एक्ट की लैंग्वेज को भी कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। तो क्या है ये ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन? ऑब्जेक्शन टू jurisdiction. What is the meaning of jurisdiction? Power to entertain a case. Court has entertained a case and pronounced the decree. Court has entertained a case and parties to the dispute wants to object the jurisdiction of the court, the power of the court. So there is section 21 on this issue. We can classify this objection into three categories. आइए हम इस ऑब्जेक्शन को तीन पार्ट पर डिवाइड कर देंगे और तीनों को अलग अलग करने की सीखने की कोशिश करेंगे। तीनों को हम अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। शाबाश। आइए, तो सेक्शन 21 सबसेक्शन फर्स्ट है। पहले सबसेक्शन फर्स्ट, सबसेक्शन 2 and subsection 3. Subsection first is about objection as to territorial jurisdiction. First is about objection as to territorial jurisdiction. Territorial jurisdiction. सबसेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्शन एज टू पेक्यूनरी jurisdiction. And third one is objection as to jurisdiction of executing court. तीनों सिचुएशन को हम ध्यान से देखेंगे। अब इन तीनों सिचुएशंस को हमने किस तरह से इंटरप्रेट करना है। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ शर्तें हैं, और वो क्या शर्तें हैं कि जिनको फुलफिल करके कोर्ट आपके ऑब्जेक्शन को, पार्टीज के ऑब्जेक्शन को अलाउ करेगा। पार्टी टू द डिस्प्यूट wants to object the jurisdiction of the court. Now section 21 specifies some conditions. If those conditions are fulfilled, the appellant court shall allow the objection, otherwise it will not. तो हम इस चीज को यहां ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इन तीनों सिचुएशंस में क्या शर्तें हैं, आइए इसके लिए सबसे पहले हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को देखेंगे
और बेयर एक्ट की लैंग्वेज में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे और फिर मैं इजी लैंग्वेज में आपको ये लिखवाऊंगा। सेक्शन 21, ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन। नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। तो सबसे पहला है ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। तो ध्यान से आपने, पहले मैंने ये जो डायग्राम बनाया है वो किस आधार पे बनाया है, आइए पहले तो आपको ये समझा देते हैं। तो नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ शोइंग। तो पहले हम पढ़ेंगे नो ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन टू प्लेस ऑफ शोइंग। फर्स्ट हेडिंग हमने बनाया। तो दूसरा बनाया हमने ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट विद रेफरेंस टू पिक्यूनरी लिमिट्स। तो दूसरा हमने क्या हेडिंग बनाया था, ऑब्जेक्शन एज टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। और जो दूसरा हेडिंग हमने डायग्राम में बनाया वो हमने सेक्शन 21 सब सेक्शन 2 पर बेस्ड है, पिक्यूनरी लिमिट्स। पिक्यूनरी बोले तो मॉनेटरी लिमिट्स। और जो थर्ड हेडिंग हमने बनाया और वो है ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ठीक है, शाबाश बेटा। तो ये तीन हेडिंग हमें करनी है इस डायग्राम में। हमने ये तीन शर्तें हैं हमारे पास, सेक्शन 21 सब सेक्शन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आइए हम तीनों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले सेक्शन 21 सब सेक्शन फर्स्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आइए मैं इसको थोड़ा सा इजी करूंगा आपके लिए। नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। ठीक है बेटा, बाय द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। शाबाश, ध्यान देना है आपने बात का। अब बात की तरफ आपने अपनी तवज्जो देनी है, ध्यान देना है और अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। तो ऑब्जेक्शन कहाँ करना है, अपीलेट कोर्ट पर, अपीलेट और रिविजनल कोर्ट पर के पास आपने ऑब्जेक्शन करना है। अनलेस, अब अनलेस की बात का मतलब क्या है कि कुछ शर्तें आपके साथ रखी जाएंगी, इन शर्तों को माना जाएगा तो ऑब्जेक्शन अलाउ होगा, इन शर्तों को नहीं माना जाएगा तो ऑब्जेक्शन अलाउ नहीं होगा। सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। तो जो ये ऑब्जेक्शन किया हो वाज टेकन इन द कोर्ट, कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर रेज किया हो। ठीक है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। ठीक है बेटा, and in all cases where the issues are settled or at before such settlement and unless has been a consequent failure of justice। तो तीन बातें इसके अंदर आपने ध्यान से सुनना है, तीन बातें इसके अंदर हैं। शाबाश बेटा, तीन बातें कौन कौन सी हैं आप ध्यान से, मैं आपको इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखवाऊंगा। शाबाश बेटा, आइए। तो सबसे पहले हम सेक्शन 21 सब सेक्शन फर्स्ट को इजी लैंग्वेज में हम यहाँ रिप्रोड्यूस करेंगे, राइट, ताकि आप बात को अच्छे से समझ जाएं और आपको याद करने में आसानी हो। मैं इनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि आपको सीखने में, लर्निंग में मुश्किल ना आए। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 21 सब सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 21 सब सेक्शन सेकेंड। चलिए आइए पहले हम सेक्शन 21 सब सेक्शन फर्स्ट को यहां पर समझेंगे। सब सेक्शन फर्स्ट, फर्स्ट को समझ गए तो 2 और 3 को भी आप एज इट इज समझ जाओगे। सिर्फ फर्स्ट को ही मुझे इजी लैंग्वेज में थोड़ा सा, इसको लैंग्वेज थोड़ी सी आसान करनी होगी, पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होगा। 2 और 3 को हम एज इट इज समझ सकते हैं। शाबाश। सेक्शन 21 सब सेक्शन फर्स्ट प्रोवाइड्स दैट, क्या कहता है ये सेक्शन, आप ध्यान से नोट करेंगे। दैट एन ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग एन
objection regarding शाबाश ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है। पहली बात क्या करता है? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की रिगार्डिंग टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ठीक है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होता है? मतलब प्लेस ऑफ सुइंग को हम क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, यानी क्या? प्लेस ऑफ सुइंग। ठीक है, आइए आगे हम इसकी बात को पकड़ने की कोशिश करेंगे। shall not be allowed, shall not be allowed। by an appellate or revisional court, appellate or revisional court, unless the following three conditions are satisfied। लैंग्वेज को थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, कन्वर्ट किया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अनलेस द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब वो कौन कौन सी तीन कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, हम उन्हें एक एक करके सीखेंगे। फर्स्ट इज द ऑब्जेक्शन was taken in the court of first instance। यानी जब ओरिजिनली सूट फाइल हुआ था तो आपने ऑब्जेक्ट किया था और कोर्ट ने आपके ऑब्जेक्शन की सुनवाई की थी। आप सपोज करो, लॉजिक क्या है कि आपने केस फाइल कर दिया, कोर्ट ने केस को एंटरटेन कर दिया और फिर आप कह रहे हो कि जी नहीं नहीं आपका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता। जब जुरिस्डिक्शन नहीं बन रहा आपके अकॉर्डिंग तो आपने क्या करना था? फर्स्ट इंस्टेंस आपने ऑब्जेक्शन किया और वो कोर्ट ने ऑब्जेक्शन एंटरटेन भी किया। ठीक है, कोर्ट ने ऑब्जेक्शन एंटरटेन किया है और आप ऑब्जेक्शन आपने किया था, यानी आप अपने तौर पे अपना काम किया आपने, कोर्ट ने आपकी बात नहीं मानी और आपके ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं किया और केस की सुनवाई करी। अब आप अपील करना चाहते हैं उसके ऊपर। अपीलेंट कोर्ट को आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो ऑब्जेक्ट किया था और हमारे ऑब्जेक्शन के बावजूद कोर्ट ने हमारी बात नहीं सुनी। तो दूसरी बात यहां पर है, सेकंड चीज आपने ऑब्जेक्शन फर्स्ट इंस्टेंस पे, द ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एंड द सेकंड पॉइंट इज, आप ध्यान से नोट करेंगे, शाबाश। ठीक है, कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं सेक्शन 21 सब सेक्शन फर्स्ट की, इन रिक्वायरमेंट्स को मैंने कुछ नहीं किया, एज इट इज रिक्वायरमेंट्स को मैंने तीन कंडीशंस में कन्वर्ट कर दिया। आप लैंग्वेज बेयर एक्ट की आप एक्चुअली लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको मेरी ये जो काम है ये पसंद आएगा, आपको लगेगा कि सर आपने बड़ा सिस्टमैटिक कर दिया इस सेक्शन को, तो शाबाश। आइए, और सेकंड पॉइंट भी आप लिखिए, ऑब्जेक्शन वाज टेकन
the objection was taken at the earliest possible opportunity. At the first instance, objection was raised. ठीक है, ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन कब किया, ऑब्जेक्शन की टाइमिंग भी मैटर करती है. ऑब्जेक्शन वाज टेकन एट द फर्स्ट, एट द अर्लीस्ट, एट द अर्लीस्ट अर्लीस्ट पॉसिबल opportunity, and in cases where issues are settled at, or sorry, you know, it's very cold in this part of country. I'm recording these lectures in Chandigarh, so it's quite cold here. शाबाश, आप सुनिए. The objection was taken at the earliest possible opportunity and in cases where issues are settled at, or issues where issues are settled, जहां issue settled हो चुके हैं, ठीक है, or before the settlement. ठीक है, और जहां पे इशू सेटल्ड हो चुके हैं, इशू सेटल्ड एट बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, जहां इशू सेटल्ड हो चुके हैं अभी, लेकिन आपने जो ऑब्जेक्शन किया था बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज. इश्यूज सेटल्ड हो गए हैं, फिर आप बाद में नहीं नहीं ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, नहीं सर ये चीज अलाउड नहीं है. आपने इश्यूज के सेटल्ड हो जाने से पहले आपने करना है. और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. थर्ड हेडिंग भी आप, थर्ड पॉइंट भी आप नोट कर लेंगे इसका. देयर हैज बीन कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. शाबाश बेटा. आइए हम इस बात को कंक्लूड करेंगे. सबसे पहला पॉइंट हमने, सेक्शन का सबसे पहला पॉइंट देखा हमने. आइए हम इसे अब कंक्लूड करेंगे. क्या कहा कोर्ट ने, क्या फैसला लिया, यहाँ पर एक केस का भी हम जिक्र करेंगे. और केस का नाम है यहाँ पर आपका, शाबाश, एक केस मेरे पास है यहाँ पर. आइए उस केस का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ. केस का नाम है पाथुमा वर्सेस कुटी. पाथुमा वर्सेस कुटी का ये केस है. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन दिस केस, 1981 का केस है. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन दिस केस, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था,
that an objection by appellate or revisional court may be allowed if these three conditions are satisfied. If these three conditions are satisfied, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऑब्जेक्शन को एंटरटेन कोर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसी तरह से हमने ऑब्जेक्शन रेज करने हैं, ऑब्जेक्शन एज टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन एंड ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो 21 सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज हमने सीखी और 21-22 की लैंग्वेज में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कोर्ट का फर्क है। फर्स्ट में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, सेकंड में हम पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं। आइए, नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस ऑफ अ कोर्ट विद रेफरेंस टू पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन शैल बी अलाउड इफ बाय एन appellate or revisional court unless such objection was taken in the court of first instance। ठीक है, फर्स्ट इंस्टांस। और दूसरी बात है कि ऑब्जेक्शन फर्स्ट इंस्टांस पे रेज किया हो और अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे रेज किया हो। ठीक है, और सेटलमेंट से, ठीक है बेटा, जहां पे इशू सेटलमेंट हो चुका है, जहां पे इशू सेटल हो चुके हैं बिफोर द सेटलमेंट, जहां पे इशू सेटल हो चुके हैं बिफोर द, एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice। तो तीन बातें हैं। ठीक है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर आपने रेज करना है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टांस पर रेज करना है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर रेज करना है और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ हो। ये तीन बातें सेटिस्फाइड हो तो आप पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन पर रेज कर सकते हैं। कोर्ट की आप कहेंगे कि सर जिस कोर्ट ने हमारे केस को एंटरटेन किया है उसके पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, मॉनिटरी जुरिस्डिक्शन में नहीं है उसके पास। और थर्ड पॉइंट ऐसा है, नो ऑब्जेक्शन एज टू कॉम्पिटेंस of the executing court where reference to local limits of its jurisdiction shall be allowed by an appellant or regional court unless such objection was taken in the executing court as the earliest opportunity and unless there has been a consequent failure of justice। तो तीनों बातों में कंडीशंस मोर और लेस बिल्कुल सेम है। फर्स्ट की आपकी कंडीशन समझ में आ गई तो बाकी दोनों की कंडीशंस भी समझ में आ जाएगी। लेकिन आपने ध्यान देना इन तीन पॉइंट्स में, इन तीन सबसेक्शन में एक्चुअली है क्या, इन तीन सबसेक्शंस में तीन अलग अलग सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन है ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, अगर आप कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, शाबाश। और दूसरा ऑब्जेक्शन है एज टू पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन और तीसरा ऑब्जेक्शन है एज टू जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। सेक्शन 21 हमने करा और सेक्शन 21 में ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन किया और वहाँ पे तीन जो अलग अलग सिचुएशंस हैं उन्हें भी हमने डिस्कस किया। कोई भी इस रिस्पेक्ट में आपके पास डाउट है सेक्शन 21 के ऊपर, ठीक है, तीन कंडीशंस हैं और तीनों कंडीशंस को अलग अलग आपने करना है। तीन कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एज अ फर्स्ट इंस्टांस आपने ऑब्जेक्शन को रेज करना है, अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे करना है, सेटलमेंट से पहले करना है और कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस होना चाहिए। तो एपेलेंट और रिविजनल कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑब्जेक्शन को अलाउ करेगा, अदरवाइज अलाउ नहीं करेगा।
That's it for this brief session. Thank you very much.